हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोरेंसिक स्टेशन। आज हम करेंगे अपने पेपर 1 का टॉपिक और हम स्टार्ट कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। पहले टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होती है? टीचिंग एप्टीट्यूड इज़ ऑल अबाउट इवैल्यूएटिंग कैंडिडेट्स हु वांट टू एंटर टीचिंग प्रोफेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड स्किल्स। मतलब कि टीचिंग एप्टीट्यूड उसे इवैल्यूएट करता है, मतलब जो कैंडिडेट चाहते हैं टीचिंग प्रोफेशन में एंटर करना। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, वो सब चीज़ आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के थ्रू आपको सिखाई जाती है, चेक करी जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास कंसेप्ट्स, कि टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब किस बेसिस पे, किस कंसेप्ट्स पे बनाया गया है। ये इसमें होता क्या है? तो जो टीचिंग है हमारी, टीचिंग कैन बी बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल। मतलब कि इनफॉर्मल कैसे? जो हमारी इनफॉर्मल टीचिंग है, जब हम मतलब अगर आप अपने यंग एज की बात करें तो उस टाइम पे आप अपने फैमिली से सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं, ओके, कम्युनिटी से सीखते हैं कुछ चीज़ें। एंड काफ़ी बड़े होने के बाद भी आप काफ़ी कुछ होता है जो आप अपने फैमिली फ्रेंड सबसे सीखते रहते हैं, तो वो सब आपका हो जाता है इनफॉर्मल टीचिंग। और फॉर्मल टीचिंग में वो आ जाता है जो आप पर्टिकुलर किसी को फ़ीस दे करके या कि पर्टिकुलर किसी एक टीचर से या प्रोफेशनल से आप कुछ सीखते हैं, तो वह आपका आ जाता है फॉर्मल टीचिंग में। फिर है टीचिंग इज़ पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो टीचिंग क्या है? टीचिंग आपको एक डायरेक्शन देता है और एक मैनेजमेंट बताता है कि हाँ, आपको इस तरीके से और इस डायरेक्शन में वर्क करना है, इस डायरेक्शन में आपको चीज़ सीखनी है, तो आप एक अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। टीचिंग इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। टीचिंग एक कला है, मतलब एक वे है, किसी सामने वाले स्टूडेंट को आपको सिखाना है कोई चीज़, तो उसको आप किस वे में प्रेजेंट करोगे, किस वे में आप उसे सिखाओगे वो। एंड साइंस में हमारे जितने भी उसमें हमारे जितने भी साइंटिफिक मेथड्स आते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, वो सब हमारे साइंस में आ जाते हैं। फिर है टीचिंग इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस एंड असेसमेंट। टीचिंग में क्या होता है? टीचिंग में हम एनालिसिस करते हैं और असेस करते हैं कि जो काम किया जा रहा है वो सही से बच्चा सीख रहा है, नहीं सीख रहा है। हम एक स्टूडेंट हैं, उसको हम अच्छे से सिखा पा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट उसे क्लियर आउट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ओके। तो इसमें होता है क्या क्या है? देखो, एक टीचिंग होती है। टीचिंग क्या होता है? टीचिंग चेंजेस बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। एंड कंडीशनिंग इम्प्रूव्स लर्निंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट। जो स्टूडेंट की लर्निंग स्किल है उसे इम्प्रूव किया जाता है कंडीशनिंग के थ्रू। फिर है ट्रेनिंग क्या करता है? एक स्टूडेंट का बिहेवियर और कंडक्ट को शेप करता है, शेपिंग बिहेवियर एंड कंडक्ट। इंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज को एक्वायर करना। फिर है इंडॉक्ट्रिनेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ। मतलब अगर सामने वाला इंसान आपको कुछ समझा रहा है या कुछ आपको बताया जा रहा है, तो आप उसको एज इट इज़ बिलीव कर लेते हो कि हाँ, इन्होंने ये कहा है तो मतलब यही होगा। ऐसे बचपन में कुछ सिखाया जाता है कि हाँ, ए फॉर एप्पल होता है, तो आप उस चीज़ को यूं का यूं मान लेते हो कि हाँ, हमें बताया जा रहा है तो ये ए मतलब ये एप्पल ही है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायरमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं टीचिंग की? टीचिंग में मेनली 3 वेरिएबल्स होते हैं। कौन कौन से? टीचर, स्टूडेंट एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब जो स्टूडेंट जो है हमारा, वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मतलब कि वो एक डिपेंड रहेगा। जो सीखने वाला है वो सिखाने वाले पर डिपेंडेंट रहता है, ओके ना। वो कहीं ना कहीं से तो सीखता है। अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है तो आप कहीं ना कहीं से तो उसे सीखोगे, है ना। तो वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर टीचर जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब कि उन्हें क्या है, उन्हें सिखाना है, ओके। वो डिपेंड नहीं है किसी पे, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर है हमारा इन्वायरमेंट है हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल। मतलब कि वो टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग्स हैं या जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन पे डिपेंड करता है हमारा इन्वायरमेंट, वो है हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल। फिर इसमें क्या क्या आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में? पहला है हमारा प्रोफेशनलिज्म, सुटेबल इन्वायरमेंट, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप एंड सुटेबल डिसिप्लिन। मतलब कि हमारे जो प्रोफेशनलिज्म में हमारे आ जाता है कि जो हमारे टीचर्स हैं, मतलब अगर वो खुद एक सब्जेक्ट को लेकर के वो प्रोफेशनल होंगी, उन्हें उस चीज़ की एक मतलब पूरी एक कंप्लीट नॉलेज होगी,
तभी वो चीज़ आपको समझाई जा सकती है। जब टीचर को खुद वो नॉलेज नहीं होगा तो वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उस कॉन्सेप्ट को। तो कोई भी चीज़ कॉन्सेप्ट को आप एक्सप्लेन करना है अगर किसी टीचर को, तो उन्हें पहले उस टॉपिक में खुद प्रोफेशनल होना पड़ेगा, उन्हें पहले खुद वो चीज़ चीज़ें सीखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारे पास सुटेबल इन्वायरमेंट। सुटेबल इन्वायरमेंट में आता है आपके पास कि आप किस मोड ऑफ वे से समझा रहे हो। ओके, क्या क्या जो टीचिंग एड्स हैं उनका यूज़ किया जा रहा है। ओके, बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, स्टूडेंट सीखना चाहता है नहीं चाहता है, टीचर सिखाना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आपके सुटेबल इन्वायरमेंटल फैक्टर हो जाते हैं। फिर है स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, कि टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा है, कि मतलब अगर जो हमारा स्टूडेंट है वो टीचर से, उस टीचर से पढ़ना चाहता है नहीं चाहता है, या उनके बीच में कोई कई बार होता है ना किस पर्टिकुलर टीचर से हमें एक वो हो जाता है कि नहीं, हम इनसे तो पढ़ना ही नहीं है हमें, या इनका पढ़ाया हुआ हमें समझ नहीं आता है। ओके, तो ये सब चीज़ अगर टीचर स्टूडेंट की रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा टीचर को एक रिस्पेक्टफुल मैनर में लेना चाहिए कि हाँ वो हमें सिखा रहे हैं एंड हमें वो टॉपिक सीखना है। ओके, उन्हें एज अ पर्सनल इश्यूज़ पे नहीं लेना चाहिए आपको। फिर है हमारे पास स्टूडेंट का डिसिप्लिन, कि स्टूडेंट जो है कितने डिसिप्लिन्ड वे से वो उस कॉन्सेप्ट को सीख रहा है, उसका कितना इंटरेस्ट है उस टॉपिक को सीखने में। मतलब कई बार होता है कि स्टूडेंट को इंटरेस्ट ही नहीं होता उस टॉपिक में, बट जैसे कि भाई कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं वो अटैच्ड रहते हैं या कंपलसरी रहते हैं तो पढ़ने ज़रूरी हो जाते हैं, तो वो क्या है, तो बच्चे का उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो मतलब वो ध्यान ही नहीं दे रहा उस टॉपिक के ऊपर सीखने के लिए। तो स्टूडेंट का डिसिप्लिन्ड होना या उस चीज़ में उसका इंटरेस्ट होना, ये सब चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। ये रिक्वायरमेंट्स है हमारी टीचिंग की। फिर है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आ जाता है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास आ जाता है, इसमें हमारे पास साइकोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल दोनों एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। ओके, कैसे इंक्लूड होते हैं, तो हम जो मेनली हमारा जो टीचिंग है ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, उसे हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाइड करते हैं। इसे क्लासिफिकेशन जो दी गई थी हमारी, एक तो दी थी गैगने एंड ब्रिग्स ने क्लासिफिकेशन दी थी हमारी, और एक है हमारी ब्लूम्स क्लासिफिकेशन। तो पहले हम गैगने ब्रिग्स वाली पढ़ लेते हैं। गैगने ब्रिग्स ने क्या बताया था, गैगने ब्रिग्स ने इंक्लूड किया है इंटेलेक्चुअल स्किल्स। इंटेलेक्चुअल स्किल्स में क्या आता है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स में हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी आती है, मतलब कि हम कितना एक इनोवेटिव तरीके से, दीज स्किल्स आर क्रूशियल फॉर डीलिंग विद इन्वायरमेंट। जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स है ना, हम इन्वायरमेंट के साथ में कैसे डील आउट कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी हैं। और इसमें मेनली क्या क्या आता है, हमारा लर्निंग आ जाती है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाता है, ये सब चीज़ें इसमें हम अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी को यूज़ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ में हमारा आ जाता है एक मेथड और टेक्निक फॉर वंस ओन लर्निंग, रिमेंबरिंग एंड थिंकिंग स्किल्स। मतलब हम जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जो मेथड यूज़ कर रहे हैं कुछ चीज़ों को याद करने के लिए या अपनी थिंकिंग स्किल्स को अप्लाई करने के लिए, हमारा अपना माइंड का यूज़ हो रहा है, तो वो हमारा आ जाता है कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ में। फिर है हमारे पास वर्बल इंफॉर्मेशन। वर्बल इंफॉर्मेशंस में क्या आता है, इसमें आता है हमारा ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज़ ऑफ नॉलेज डेट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स। मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट है, कोई पर्टिकुलर बंदा है, उनके पास में एक जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, उनके पास जो नॉलेज है वो उनकी आती है वर्बल इन्फॉर्मेशन में। जैसे आपको पहले से ही पता है कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, तो ये आपकी वर्बल इन्फॉर्मेशन है, आपको वो चीज़ पहले से ही माइंड में सेट है। फिर है आपकी मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स में आ जाता है आपका बेसिकली अबाउट मोशंस कैरिड आउट व्हेन द ब्रेन, नर्वस सिस्टम एंड मसल्स वर्क टुगेदर। मतलब कि वो मोशंस जो कि कैरिड आउट होंगे जब आपका ब्रेन, नर्वस सिस्टम और मसल्स तीनों एक साथ वर्क करेंगी, तो वह आपकी मोटर स्किल्स हो जाएंगी। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो अपनी हैंड राइटिंग का। जब आप लिखते हैं तो उस टाइम पे हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हमारी मसल्स सब एक साथ वर्क कर रहे होते हैं मोशन में, तब हम लिख पाते हैं। ओके, फिर है हमारे पास एटीट्यूड्स। एटीट्यूड होता है हमारा इंटरनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल, कि कोई भी इंडिविजुअल है उसकी इंटरनल स्टेट कैसी है, मतलब वो उसका मतलब क्या उसकी इच्छा है, वो चाहता है नहीं चाहता सीखना, तो वो सब आपका एटीट्यूड्स आ जाता है। फिर है हमारे पास ब्लूम्स क्लासिफिकेशन।
अब ब्लूम्स क्लासिफिकेशन क्या बताती है? ब्लूम्स क्लासिफिकेशन को 3 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में क्या आता है? कॉग्निटिव डोमेन होती है हमारी रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। हमारी जो थिंकिंग या नॉलेज कैपेबिलिटी है ना, उसको डेवलप करने का काम करता है हमारा कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में क्या क्या आ जाता है? हमारा नॉलेज आ जाएगी कि हमें किसी चीज़ के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है, उसका कंटेंट कितना है हमारे पास। कॉम्प्रीहेंशन कि मतलब हमारी जो एबिलिटी है किसी चीज़ को ग्रास्प करने की। एप्लीकेशन कि हम जो अपनी नॉलेज है हमारे पास, जितनी भी हमारे पास पता है कि हमारी चीज़ें हमें ऐसी होती है, उसको हम कितना प्रैक्टिकल वे में यूज़ आउट कर सकते हैं, वो हमारे एप्लीकेशन में आ जाता है। एनालिसिस में आ जाता है कि अगर हम किसी चीज़ को अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ कर रहे हैं, किस वे से हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, यूज़ आउट कर रहे हैं, वो हमारे एनालिसिस में आ जाता है। सिंथेसिस में आ जाता है, इसमें हमारा आ जाता है कि अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं कोई चीज़, उस एनालिसिस करके उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उस चीज़ को हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमारी जाती है सिंथेसिस में। फिर है हमारे पास इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में आ जाता है आपका जजमेंट करना, मतलब किसी चीज़ को आपने कोई प्रोसेस कर लिया या किसी भी चीज़ में पर्टिकुलर वे में आपने चीज़ को यूज़ किया, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने वो सही करा है नहीं करा है। ओके, तो ये आपका आ जाता है इवैल्यूएशन में। फिर है हमारे पास सेकंड है हमारे पास अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में हमारे पास आ जाता है रिसीविंग, मतलब हमारी जो इच्छा है किसी चीज़ को सुनने की। इट्स फॉर अ गुड लर्नर इट शुड बी अ गुड लिसनर ऑल्सो। अगर आपको एक अच्छा लर्नर बनना है तो आपको पहले एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। ओके, तो रिसीविंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। फिर है रिस्पॉन्डिंग, मतलब आप कितना अपनी इच्छा से पार्टिसिपेट कर रहे हो। ये नहीं कि आप बस बैठे हुए हो क्लास में, आपका माइंड एब्सेंट है, सिर्फ बॉडी प्रेजेंट है, आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो उस चीज़ में। फिर है वैल्यूइंग, मतलब आप कितना चाहते हो उस चीज़ में इन्वॉल्व होना। रिस्पॉन्डिंग में आता है आप कितना चाहते हो उस चीज़ में पार्टिसिपेट करना, कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो आप उसमें, और कितना आप चाहते हो उसमें इन्वॉल्व होना। ओके, वो है वैल्यूइंग। फिर है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में आ जाता है विलिंगनेस टू बी अ एडवोकेट ऑफ एन आइडिया, मतलब किसी भी एक आइडिया को देना चाहते हो आप, या उसे सही से सेट करना चाहते हो, चीज़ को खुद रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। फिर है करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन है टू चेंज वंस बिहेवियर और वे ऑफ लाइफ। अगर किसी मतलब पर्टिकुलर वे स्टूडेंट का, पर्टिकुलर किसी भी पर्सन का आप बिहेवियर में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, वो आपका आ जाता है करेक्टराइजेशन में। फिर है आपके पास में साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में क्या आता है? साइकोमोटर डोमेन जो होता है वो आपका मेनली कंसर्न होता है विद एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स। आपकी टेक्निकल स्किल्स की वहाँ पे एक्विजिशन हो रही होती है। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है आपका इमिटेशन। इमिटेशन मतलब कि अगर आपने कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन देखा एक स्किल्ड पर्सन के थ्रू, तो आपने उसको कितनी जल्दी आप उसको सीखा या कोशिश करी आपने उसको फॉलो आउट करने की। मतलब आपने कोई प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म कर रहा, टीचर ने प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखा दिया आपको टीचर ने, तो हमें होता है बाद में हमें रिपीट करना होता है वो, तो आप कितनी जल्दी या कितनी स्किल्स अच्छे तरीके से आप उसे परफॉर्म कर पाते हैं, वह आपका आता है इमिटेशन में। फिर है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में आता है आपका कि जो लर्नर है वो कोशिश करता है एक्सपेरिमेंट करने की अलग अलग चीज़ों को। मतलब आपने कोई चीज़ सीखी कि हाँ, ये चीज़ ऐसी होती है, फिर आपने कोशिश करी कि नहीं, अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो क्या रहेगा, अगर मैं ऐसे करूँगा तो क्या रहेगा, मतलब अलग अलग चीज़ों को ट्राई करना इस मैनिपुलेशन। फिर है प्रिसेशन। प्रिसेशन मतलब कि एक्यूरेसी, मतलब आप कितने एक्यूरेट वे में परफेक्टनेस के साथ में उस चीज़ को परफॉर्म कर पा रहे हो, और वो चीज़ आती है आपकी प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका रिजल्ट जो है वो प्रिसाइज आएगा। फिर है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में आ जाता है एक डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को मतलब अचीव करना, कि मतलब आपको जो एक लेवल चाहिए एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस का, आप उसे अचीव कर पा रहे हो, वो आपका आता है आर्टिकुलेशन में। फिर है आपका नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन में क्या है? स्किल्स इज इंटरनलाइज्ड एंड एन इंडिविजुअल इज एबल टू अडेप्ट, मॉडिफाई और डिज़ाइन न्यू टेक्निक्स। मतलब जो आपने जो भी चीज़ें सीखी, एक तो होता है आपने देखा और आपने उसको यूँ का यूँ मेमोराइज़ कर लिया,
एक होता है आपने उस चीज़ को इतने परफेक्टली सीखा, इतने परफेक्टली प्रैक्टिस कर लिया, अब वो आपको आपके अंदर नेचुरली है, वो चीज़ आपकी वॉकिंग हैबिट है, आप उस चीज़ से हैबिचुअल हो चुके हैं, अब वो नेचुरल है आपके अंदर कि आपको ऐसे ही वॉक करना है। तो आप कोई नई चीज़ सीखते हो, प्रैक्टिकल है या कोई भी कुछ भी काम है, तो आपने उस चीज़ को इतने अच्छे से अडेप्ट कर लिया है, अब वो आपके अंदर नेचुरलिज्म में है। आपकी हैंड राइटिंग अब वो नेचुरलिज्म में आ जाती है वो चीज़ें। ओके, सो अब नेक्स्ट है हमारे पास लेवल्स ऑफ टीचिंग। अब लेवल्स ऑफ टीचिंग में क्या क्या आता है? लेवल्स ऑफ टीचिंग जो है हमारी, वो 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। पहला है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, फिर है हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, फिर है हमारी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो पहले हम बात करते हैं अपनी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या कहते हैं? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग बताता है हमें फर्स्ट कि ये मतलब इसे दिया किसने था इस मेथड को। तो हमारे यहाँ पे जो हर्बर्ट थे, हर्बर्ट इसके मेन प्रोपोनेंट थे। और मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है ये इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग, मतलब हम जब लर्निंग सीखते हैं या पढ़ना हम शुरू करते हैं या कोई भी चीज़ हम सीखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला जो बेसिक स्टेप आता है हमारा, वो है हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें क्या होता है, ये हमारी इंड्यूस करती है हैबिट ऑफ रूट मेमोराइजेशन। जो हम नॉर्मली लैंग्वेज में कहते थे ना, हम रट्टा मारना, तो वो चीज़ यहाँ पे हमारी एक हैबिट बन जाती है। जैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि हाँ A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, तो उनको क्या है कई बार रिपीट कराया जाता है। इतनी बार रिपीट क्यों करवाते हैं? ताकि वो चीज़ मेमोराइज हो जाए, उन्हें वो चीज़ वहाँ पे रूट मेमोराइजेशन की हैबिट वहाँ पे डेवलप करी जाती है। तो इसमें जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये एक स्टिमुलस बिहेवियर है, मतलब कि जो टीचर सिखा रहा है उसी चीज़ पे जो लर्नर है वो रिएक्ट करेगा। मतलब अगर टीचर ने सिखाया है उन्हें कि हाँ ये चीज़ ऐसे होगी, तो लर्नर जो है उसी चीज़ पे ही वो स्टिमुलेंस, मतलब उसी चीज़ पे वो रिस्पॉन्स देगा कि जब टीचर ने इसको ये पूछा है तो वो मतलब सेम वही आंसर देगा। अगर मैंने सिखाया गया कि 2 + 2 4 होता है, तो स्टूडेंट जो है वही रिस्पॉन्स देगा। अगर आप उनसे 2 + 10 पूछ लोगे तो उस चीज़ को वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। ओके, फिर यहाँ पे इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है? बचपन में क्या होता है इवैल्यूएशन सिस्टम हमारा? ओरल होता है, रिटन होता है, ऐसे टाइप होता है। जैसे बचपन में छोटे में नहीं, जैसे आपसे पोएम वगैरह पूछेंगे तो सब ओरल कर लिया, रिटन में छोटी छोटी चीज़ें हो गई आपसे, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। मेमोरी लेवल में बेसिक क्या होता है? जब हम बेसिक छोटे क्लासेस में अपन स्कूल जाते हैं, प्री प्राइमरी या प्राइमरी सेक्शंस में, तो हमें चीज़ों को मेमोराइज़ करवाया जाता है बार बार रिपीटिंग करवा करके, तो वो आता है हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। नेक्स्ट है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में आता है हमारा मॉरिसन। मॉरिसन जो थे वो है यहाँ पे मेन प्रोपोनेंट। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा मेमोरी प्लस में इंसाइट, हमें वो चीज़ें याद करनी है पर साथ में खुद देख के समझ के। ठीक है, बस पहले क्या था, पहले हम सिर्फ रट्टा मार रहे थे, टीचर ने कहा हम पीछे पीछे से गाते रहे, बोलते रहे, है ना। अब यहाँ पे हम वो चीज़ें याद तो कर रहे हैं पर उन चीज़ों को समझ के याद कर रहे हैं, हम समझ भी रहे हैं कि हाँ ऐसा क्या है, क्यों है। ओके, तो ये क्या है, ये फोकस करता है ऑन मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट, मतलब आप सब्जेक्ट जो है उसकी मास्टरी कर लेते हो आप, मतलब अच्छे से समझ लेते हो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे। इट मेक्स पीपल अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स। यहाँ पे आपको फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स और जनरलाइजेशन ये सब चीज़ें जो है आप समझ पाते हो यहाँ पे। ठीक है, ये डेवलप करता है स्टूडेंट की इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। इंटेलेक्चुअल बिहेवियर क्या है? आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी, आपका कुछ एक इनोवेटिव सोचने का जो नज़रिया होता है, तो यहाँ पे इस चीज़ को डेवलप किया जाता है स्टूडेंट के अंदर। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों का ही एक्टिव रोल होता है। उसमें हमारे मेमोरी लेवल में क्या था? मेमोरी लेवल में हमारा था कि सिर्फ जो टीचर है वो यहाँ पे एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, स्टूडेंट जो है वो एक स्टिमुलस बिहेवियर दे रहा है, वो यूँ का यूँ सिर्फ याद कर रहा है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल में टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव बिहेवियर पे हैं। ठीक है, दोनों ही वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी जो सीनियर सेकेंडरी क्लासेस हो जाती हैं, तो उसमें क्या है, उसमें आप चीज़ें समझते हैं, सीखते हैं उन्हें और फिर आप उन्हें याद करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग दिया गया है हमें हंट के द्वारा। इन्होंने क्या कहा कि सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग हमारा है
रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, इसमें हमारी इंक्लूड होती है बोथ मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग टीचिंग। प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है ये एक, और इसमें जो स्टूडेंट है वो डेवलप करता है रिसर्च अप्रोच को टू सॉल्व प्रॉब्लम। मतलब इसमें हो क्या रहा है, आपने पहले चीज़ों को सिर्फ याद करा, सिर्फ आपने वहाँ पे रूट मेमोराइजेशन करी, फिर आपने चीज़ों को याद तो करा पर साथ में उन्हें समझा भी कि ऐसा क्यों है क्या है। अब आप क्या कर रहे हो, आपने चीज़ें याद कर ली, समझ ली कि ऐसा क्यों होता है, क्यों क्या होता है। अब आप उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आपको पता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होगी तो ये है, तो आप उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, खुद कुछ रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है, आप यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसे खुद सॉल्व कर पा रहे हो। ओके इसमें जो स्टूडेंट जो हैं उन्हें रिसर्च की तरफ ज़्यादा डेवलप किया जाता है। स्टूडेंट्स का जो रिसर्च अप्रोच है ना किसी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने का, उन्हें यहाँ पे डेवलप किया जाता है, जिसका मेन एम होता है टू डेवलप रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ स्टूडेंट, कि स्टूडेंट को जो खुद उन्होंने पढ़ा है समझा है उसे रिफ्लेक्ट करना आना चाहिए। अब आपने कोई केमिकल रिएक्शन पढ़ ली समझ ली, बट आपको उसे रिफ्लेक्ट करना आना चाहिए, आप उसे खुद से प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखा सकते हैं कि हाँ ये ऐसे हुआ होगा, और इसमें अगर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो उससे कुछ नया कुछ बन जाए, या कुछ और नुकसान होगा तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें आप खुद डेवलप कर पाएंगे। यहाँ पे जो है पीपल ऑक्यूपाइज द प्राइमरी प्लेस एंड टीचर ऑक्यूपाइज द सेकेंडरी प्लेस। यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट हैं वो प्राइमरी प्लेस पे होते हैं और जो हमारे टीचर हैं वो सेकेंडरी प्लेस पे होते हैं। मतलब मेन जो रिसर्च कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो स्टूडेंट कर रहे हैं। टीचर क्या है, टीचर यहाँ पे एज अ गाइड या एज अ मेंटर के तौर पे होते हैं। तो अगर जिन्हें कुछ प्रॉब्लम हुआ तब वो टीचर को कंसर्न करते हैं, बट यहाँ पे मेन जो लीडिंग रोल होता है वो किसका होता है, स्टूडेंट का। तो ये लेवल कहाँ आता है आपका, ये लेवल आ जाता है आपका मास्टर्स में, अगर आप कुछ रिसर्च पेपर वगैरह करना चाहें। ओके आप थीसिस वगैरह बनाते हैं अपनी, और अगर आगे आप पीएचडी कर रहे हैं तो वहाँ पे ये लेवल वर्क करता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग के मेन मेथड्स क्या हैं, टीचिंग को ना मेनली दो मेथड्स में ही क्लासीफाई करा गया है, एक टीचर सेंट्रिक मेथड और एक लर्नर सेंट्रिक मेथड। अब इनके अंदर क्या क्या होता है, जो हमारा टीचर सेंट्रिक मेथड है, टीचर सेंट्रिक मेथड में हमारा आ जाता है मेन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। उसमें क्या है कि उसमें मेन जो फोकस है वो टीचर पे है, ठीक है। टीचर सेंट्रिक मेथड में मतलब कि जो हमारा जो टीचर है ना वो वहाँ पे सुपीरियर हो जाता है, और टीचर सेंट्रिक मेथड को आप ऑटोक्रेटिक टीचिंग भी कहते हैं। यहाँ पे जो है टीचर ही एक्ट करता है एज अ रोल ऑफ बीइंग अ मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब जो सब्जेक्ट है हमारा उसकी कंप्लीट नॉलेज एक टीचर को, ये हमें नहीं है। जैसे बचपन में हमें नहीं पता होता है कुछ भी, तो हम क्या से सीखते हैं, हमें टीचर ही सिखाता है सब कुछ। तो वहाँ पे टीचर जो है मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लर्नर जो होते हैं वो लर्नर क्या हो जाएंगे, अब टीचर मेन रोल प्ले कर रहा है तो लर्नर क्या हो गया, लर्नर एक पैसिव हो गया, मतलब वो वर्क नहीं कर रहा है, वो रेस्ट पे है, ठीक है। तो इसमें अब मेथड्स कौन कौन से आते हैं, अब इसमें हमारे पास आ जाता है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड क्या होता है, लेक्चर मेथड आपका ऐसे कॉलेजेस में जो आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो कैसे पढ़ाते हैं, तो जो कॉलेजेस में जो आपको पढ़ाते हैं टीचर्स वगैरह, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लेक्चर मेथड कहते हैं। उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको आके वहाँ पे एक लेक्चर दे दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपका टीचर जो है वो मेन टीचर सेंट्रिक है वो, ठीक है। फिर है डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड, जब आपको प्रैक्टिकल वगैरह करना होता है कुछ, तो पहले टीचर जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखाता है ना, आपको डेमोन्स्ट्रेट देता है एक कि हाँ इस प्रैक्टिकल को आपको ऐसे परफॉर्म करना है, तो वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड, वो भी टीचर सेंट्रिक हो गया। फिर आपका आ जाता है हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड में आता है जैसे पहले कैसे पढ़ाते थे आपको, एक जो गुरुजी वगैरह होते थे आपके, वो आपको पढ़ाते थे, तो वो आपको जो बोलते थे आप उसी चीज़ को फॉलो करते रहते थे, उसी चीज़ को ऐसे बराबर रूट मेमोराइजेशन करवाते थे। तो वो सब आपके हिस्टोरिकल मेथड्स हैं। फिर है आपका बायोग्राफिकल मेथड। अगर आपको किसी की बायोग्राफी पढ़ना है या उसके बारे में कुछ भी जानना है तो वो आपका आ जाता है बायोग्राफिकल मेथड में, तो वो भी टीचर सेंट्रिक मेथड है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमारे लर्नर जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ जाता है, लर्नर सेंट्रिक मेथड में क्या क्या आ जाता है, सॉरी ये लर्नर सेंट्रिक होगा, ठीक है। फिर लर्नर सेंट्रिक मेथड में क्या क्या आता है, लर्नर सेंट्रिक मेथड जो है
ये हमारा एक मॉडर्न अप्रोच है, मतलब इसको हम डेमोक्रेटिक मेथड भी कहते हैं। इसमें जो है हमारा लर्नर जो है ना, वो यहाँ पे एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे मतलब टीचर हमारे पैसिव होंगे और लर्नर जो होंगे वो यहाँ पे एज अ एक्टिव रोल प्ले करेंगे, और या फिर टीचर लर्नर दोनों साथ में भी रोल प्ले कर सकते हैं, बट यहाँ पे लर्नर का जो रोल है वो ज़रूरी है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है होता क्या है, इसमें लर्नर सेंट्रिक मेथड क्या क्या इंक्लूड हो जाता है। लर्नर सेंट्रिक मेथड में हमारा आ जाता है लेबोरेटरी मेथड, मतलब कि लैब में आपको डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड तो मिला, वो आपका टीचर सेंट्रिक हो गया। उसके बाद में आप लैब में कुछ भी खुद से ट्राई करते हो या कुछ नया सीखते हो या खुद परफॉर्म करने की कोशिश करते हो, तो वो सब क्या है, वो सब आपका लर्नर सेंट्रिक मेथड है। उस मेथड में आप जो हो आप लीडिंग रोल पे हो, मतलब एक लर्नर ही वहाँ पे अहम भूमिका निभा रहा होता है। फिर है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में होते हैं जब आपको कॉलेजेस से या स्कूल से कोई टॉपिक मिलता है प्रोजेक्ट्स करने का, कि हाँ आपको इस टॉपिक पे वो प्रोजेक्ट करके लाना है, तो उसमें क्या है, उसमें आप खुद से सर्च करते हैं टॉपिक को, खुद उसके बारे में सोचते हैं, फिर बनाते हैं उसे। तो इसमें प्रोजेक्ट मेथड में क्या करते हैं, प्रोजेक्ट मेथड से आपकी एक क्रिएटिविटी और लीडरशिप को चेक करा जाता है कि आप कितने अच्छे से उस चीज़ को आप परफॉर्म कर पाओगे, उस चीज़ को आप बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका जो लर्नर है वो मेन उसमें आ जाता है कि मेन रोल पे आ जाता है आपका लर्नर। फिर है आपके पास में असाइनमेंट मेथड। असाइनमेंट मेथड जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट टॉपिक से ही रिलेटेड होते हैं, मतलब पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट टॉपिक पे आपको असाइनमेंट्स दे दिया जाता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कि हाँ आपको इस टॉपिक पे एक सर्च करना है, इस टॉपिक पे असाइनमेंट बनाना है। तो आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उस टॉपिक के ऊपर पूरा कंप्लीट सर्च करते हैं, अलग अलग बुक्स को रेफ़र करते हैं, नेट पे रेफ़र करते हैं, तो आप एक असाइनमेंट बनाते हैं। तो वहाँ पे आप नॉलेज कैसे गेन कर रहे हो, तो वहाँ पे आप मेन रोल जो है एक लर्नर प्ले कर रहा होता है। तो वो खुद सारी चीज़ें ढूंढता है, गैदर करता है, उन्हें अरेंज करता है, खुद समझता है, ठीक है। फिर है हमारे पास डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड जो है सबसे अच्छा मेथड है अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उन्हें इम्प्रूव करना है। तो मतलब इसमें क्या होता है, इसमें मतलब ग्रुप होता है, आप मतलब एक कुछ बच्चों का ग्रुप लगा लो, अब वो सारे बैठ के किसी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, ओके, एक फॉर्मल डिस्कशन जो चल रही होती है, तो उसे आप एक डिस्कशन मेथड कहेंगे। तो इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। ये एक फीडबैक प्रोसेस होता है, मतलब अगर आप कुछ कह रहे हैं तो आपको रिस्पॉन्स भी मिल रहा है उस चीज़ का, कि हाँ हमने ये कहा, तो सामने से दूसरा जो स्टूडेंट होगा वो आपको कुछ रिस्पॉन्स देगा, फिर कोई और सा रिस्पॉन्स देगा। तो यहाँ पे जो नॉलेज जो है वो आपस में शेयर अप हो रही है, तो आपको एक परफेक्ट सही नॉलेज आपको क्लब्ड होके मिल रही है यहाँ पे, और ये भी एक सब्जेक्ट मेथड से रिलेटेड रहता है। तो ये एक लर्नर सेंट्रिक मेथड है। फिर है हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में हम लोग अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी जो है उनका यूज़ करते हैं, और ये भी सब्जेक्ट रिलेटेड होता है मेनली। फिर है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास इसमें सेमिनार मेथड। सेमिनार मेथड में क्या होता है, सेमिनार मेथड में आपका नॉर्मली एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई ग्रुप होगा, काफ़ी लार्ज ग्रुप में रहता है, ये काफ़ी एक लार्ज ग्रुप होता है, तो वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, गाइडेंस दी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें या तो कोई जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन ग्रुप पर्टिकुलर टॉपिक्स के वो होते हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं आपस में वो खुद ही एक अपना उस चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं, फिर वो उस चीज़ को एज अ सेमिनार वे में प्रेजेंट करते हैं। तो मेनली वहाँ पे जो मेन रोल पे है वो आपका लर्नर हो गया, क्योंकि लर्नर वहाँ पे खुद रिसर्च कर रहा है उस चीज़ के बारे में, फिर खुद उसे प्रेजेंट कर रहा है इन अ वे ऑफ अ सेमिनार, ओके। तो ये सब आपके हो गए मेथड्स ऑफ टीचिंग। फिर है लास्ट है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। अब टीचिंग से हमारे पास क्या क्या इफ़ेक्ट हो जाता है, टीचिंग हमारी अफेक्ट करती है टीचर को, लर्नर को, हमारे लर्निंग इन्वायरमेंट को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को, हमारे सपोर्टिंग मटेरियल और हमारी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ को। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने टीचर से। अब टीचर्स में क्या क्या जाता है, टीचर्स में आता है हमारे पास टीचर की नॉलेज,
कि टीचर जो है उसको उनको कितना नॉलेज है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो कितने प्रोफेशनल हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। बिकॉज अकॉर्डिंगली जितना टीचर को पता होगा या जितना टीचर को समझ में आई होगी वो चीज़, उतना ही वो आपको एक्सप्लेन आउट कर पाएंगे उन चीज़ों को। तो जो टीचर हैं उनका यहाँ पे प्रोफेशनल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर है हमारे पास लर्नर। लर्नर क्या, लर्निंग की हमें यहाँ पे उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, उसकी अटेंशन, उसकी जो प्रायर नॉलेज है, उसको पहले से कितना पता है उस चीज़ के बारे में, उसके फिज़िकल फैक्टर्स, इमोशनल, सोशल फैक्टर्स, और उसकी रेडीनेस, मतलब वो कितना सीखने की इच्छा है उसकी। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं हमारे ये लर्नर्स के हैं जो अफेक्ट करते हैं एक टीचिंग को। फिर है मेरे पास लर्निंग इन्वायरमेंट। लर्निंग इन्वायरमेंट पे आ जाता है हमारे पास स्कूल्स, होम या ट्यूशन्स, अगर ट्यूशन किसी ने लगा रखी हैं तो वो सब हमारी इफ़ेक्ट करती हैं एज अ लर्निंग इन्वायरमेंट। तो वहाँ पे उनको किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, उनकी वहाँ की लाइब्रेरी कैसी है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो अप टू डेट हैं या फिर वही पुरानी वाली टेक्स्ट बुक्स चलती आ रही हैं सालों सालों से, मतलब उनका जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है वो कैसा है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है मतलब वो कैसा है, वो ओपन इन्वायरमेंट है या उनको मतलब एक क्लोज इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो रहा है। ओके, स्कूल्स की सप्लाईज़ कैसी हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी सब आ जाती हैं आपकी लर्निंग इन्वायरमेंट में। फिर है आपका इंस्टीट्यूशंस में आते हैं आपकी इंस्टीट्यूशंस की रेपुटेशन, उनकी फैसिलिटी, उनकी जोग्राफिकल लोकेशन, पुअर फंडिंग, लैक ऑफ फ्रीक्वेंट करिकुलर रिव्यू, ओवर पॉपुलेशन, स्टाफ स्ट्राइक, सब चीज़ें चलती रहती है ना कई इंस्टीट्यूशंस में कि हाँ बार बार स्टाफ स्ट्राइक कर रहा है, कभी टीचिंग स्टाफ कभी नॉन टीचिंग स्टाफ। ये सब चीज़ें क्या है यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा होती हैं सब चीज़ें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान देना पड़ता है। अगर स्ट्राइक्स वगैरह चल रही होती है तो हमारी क्लासेस नहीं हो पाती हैं, टीचिंग नहीं हो पाती है अच्छे से, ठीक है। जो उनके जो रिलेशंस हैं इंस्टीट्यूशन के लॉ मेकर्स के साथ में, कभी कोई लॉ वाले आ रहे हैं कि नई इंस्टीट्यूशंस को बंद करो, सही नहीं इंस्टीट्यूशंस आपका। जैसे अभी यूजीसी ने जो हमारी फेक यूनिवर्सिटीज़ थी या यूनिवर्सिटीज़ जो कि ऑथोराइज्ड नहीं थी उन्हें अभी बंद कर दिया गया है। ऐसा कुछ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम वगैरह होंगी तो वो भी हमारी टीचिंग को इफ़ेक्ट करेंगी। इनएडिक्वेट टीचिंग और रिसर्च फैसिलिटीज़ वहाँ पे अच्छी नहीं हैं, या फिर उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ हैं वो अफेक्ट कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें हमारी आती हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और ये चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं हमारी एक अफेक्टिव टीचिंग को। फिर आता है हमारे पास सपोर्टिंग मटेरियल। सपोर्टिंग मटेरियल में हमारे पास आ जाता है टीचिंग या फिर लर्निंग सपोर्टिंग मटेरियल, मतलब कि जो आपका सपोर्टिंग मटेरियल है उसका कम से कम एक्सेस किया जाए। मतलब आपको टीचर अगर पढ़ा रही है, पढ़ाते टाइम वो कम से कम बुक का यूज़ करे। ये नहीं है कि बुक लिया, बुक से पूरा रीड आउट कर दिया आपको, नहीं, आपको वो अच्छे से उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको वो कॉन्सेप्ट जो है क्लियरली एक्सप्लेन आउट कर पाएँ। और जो सपोर्टिंग आपका मटेरियल है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर दिया और आपने चेक नहीं किया कि वो कैसा है कैसा नहीं है, उसमें काफ़ी सारे एरर्स आ रहे हैं या जो कॉन्सेप्ट्स है वो काफ़ी पुराना है। तो ये सब चीज़ें चेक होनी चाहिए। और जो आपके सपोर्टिंग मटेरियल हैं वो आपके ऑनलाइन भी अवेलेबल होने चाहिए, अप टू डेट होने चाहिए। ओके, तो ये सब चीज़ें आती हैं हमारी सपोर्टिंग मटेरियल में। फिर है हमारे पास इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ में आ जाते हैं हमारी टीचिंग एड्स, कि हम जो टीचिंग के लिए जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो हमारी टीचिंग एड्स, जैसे कि हमारे पास हो जाता है क्रिएटिविटी और इंटरेस्टिंग, सफिशिएंट स्पेस, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। तो ये सब क्या हैं, ये सब हमारी आ जाती हैं एक इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ में, कि मतलब आपको किस तरह समझाया जा रहा है, एक नई तरीके से क्रिएटिव तरीके से आपको समझाएं। कोई चीज़ से कोई डिफ़िकल्ट सा कॉन्सेप्ट होता है ना साइंस का, मतलब साइंस या ले लो या कोई भी टॉपिक ले लो आप जर्नल सा, तो उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स रहते हैं कई जगह, तो उन्हें एक क्रिएटिव वे में आपको समझाना, क्रिएटिव वे में आप प्रेजेंट करना, ताकि चीज़ें जो है काफ़ी जल्दी क्लियर आउट हो पाएँ और वो काफ़ी टाइम तक आपके माइंड में रहेंगी, मतलब आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो वो चीज़ें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल, ये हो गई हमारी फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। तो आज के लिए हम इतना ही टॉपिक करेंगे, बाकी की अपनी टीचिंग के टॉपिक्स हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।